हेलो एवरीवन। होप कि आप सब अच्छे होंगे। कल हमने 75 नंबर क्वेश्चन तक के देखा था और नाउ हम लोग बिना डिले किए हुए क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू करेंगे। और चलो इसमें देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन सा नहीं था। ठीक है, मैंने इसका क्वेश्चन बताया है। जब नोट से कंफ्यूज हुआ करो तो नोट को कर लो पाउस पे, हाथ रख दो, नज़र उससे हटा लो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। अब ऐसे पढ़ो स्टेटमेंट को, नन ऑफ द अबव, ऐसा तो चांसेस कम। तो पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये JF एंड्रयूज कुछ लग रहा है ना कि ये नहीं होगा, तो अब इसको यहाँ से हटा लो। अब देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, जे एंड्रयू। आप बताओगे कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन एक जो है वो मिसिंग है। तो स्टैटफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टैटफोर्ड क्रिप्स 3 मेंबर कमेटी था। ठीक है, इसी को 3 मेंबर कमेटी था। ठीक है, इसमें एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैटफोर्ड क्रिप्स थे। अब देखो कैबिनेट मिशन किस लिए लाया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन किस लिए लाया गया था। इसको एटली जो है, जो क्लेमेंट एटली, वो जो ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो फरवरी 96 में इसको यहाँ पे भेजता है। ठीक है, जो कि मार्च 24 96 मार्च 24 मार्च को, मार्च 24 1946 को यहाँ पे आता है, दिल्ली आता है। कहाँ पे आता है? बॉम्बे नहीं, दिल्ली आता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन दिल्ली को आता है। क्या क्या प्रपोजल करता है उसको हम लोग एक बार क्विक देख लेते हैं। प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन, प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन। ओके, तो प्रपोजल क्या क्या देता है। ये सबसे पहले बोलता है कि हम पाकिस्तान को नहीं बनने देंगे। ठीक है, रिजेक्शन कर देता है पाकिस्तान को। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद बोलता है कि 3 टायर जो है वो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर हम बनाएंगे। ठीक है, प्रोविंशियल के लिए भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए भी और यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोलता है कि जो प्रोविंशियल असेंबली है वही इलेक्ट करेगी, क्या इलेक्ट करेगी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर को। ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली विल इलेक्ट कौन? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर को। ठीक है, बाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में था। ठीक है, और सेक्शन A, B, C में बांटा गया स्टेट को। उसमें बिहार, बॉम्बे, मद्रास सेक्शन A वाले में थे। ठीक है, बंगाल, ये सब सेक्शन A में थे। सेक्शन B में जो मुस्लिम मेजॉरिटी थे, जैसे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, और सेक्शन C में जहाँ पे मुस्लिम और हिंदू दोनों डोमिनेटेड एरिया थे। ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लेना। इन्होंने 389 मेंबर का ये बनाया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 389 मेंबर होंगे। 292 किससे होंगे? तो ये ब्रिटिश प्रोविंसेस से होंगे। 93 किससे होंगे? 93 जो होंगे वो प्रिंसली स्टेट से, और 4 जो है वो ब्रिटिश जो है, जो गवर्नर, जो जहाँ पर स्पेशल प्रोविंसेस है वहाँ से इसको इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि क्या क्या और क्या बोला गया। इसमें बोला गया कि कॉमन सेंटर सॉरी, कॉमन सेंटर फॉर डिफेंस होगा, डिफेंस, और क्या, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके लिए कॉमन सेंटर होगा, इसके लिए प्रोविंस के लिए, और इसके लिए सॉरी यार, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। उसके बाद क्रिप्स मिशन इन इम्पॉर्टेंट। तो क्रिप्स मिशन कब आता है? तो क्रिप्स मिशन कब आता है भाई, बताओगे? 1942 में आता है। ठीक है, 1942 में आता है। ठीक है, तो क्या ऑफ़र करता है इंडिया को? यह बोलता है कि डोमिनियन स्टेटस ले लो,
यहाँ पूर्ण स्वराज का मांग हो रहा था, ये डोमिनियन स्टेटस बोलता है। उसके बाद और क्या बोलता है कि राइट टू विड्रॉ, डोमिनियन स्टेटस ले लो और राइट टू विड्रॉ विथ कॉमनवेल्थ दे देंगे, ठीक है, अधिकार होगा तुम्हारा कि कॉमनवेल्थ से विड्रॉ कर लेना, ठीक है। और आफ्टर वॉर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो बोलता है कि आफ्टर वॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, आफ्टर वॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का तुमको मौका देंगे, ठीक है। और जो कि किसके द्वारा इलेक्टेड होगी प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली उसको इलेक्ट करेगी, ठीक है। और ये भी रहेगा कि फ्रीडम टू एनी प्रोविंसेस अनविलिंग टू ज्वाइन, अगर कोई प्रोविंसेस अनविलिंग टू ज्वाइन करना चाह रहा है तो नहीं भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और डिफेंस किसके हाथ में होगा, डिफेंस तो मेरा ही हाथ में होगा, डिफेंस मेरे हाथ में होगा, ठीक है। बाकी सब कुछ मेरे ही हाथ में होगा, तुम बस नाम मात्र का डोमिनियन स्टेटस ले लो। अब उसको कौन कौन अपोज किया, देखो इसको कांग्रेस भी अपोज करता है, इसको मुस्लिम लीग भी अपोज करता है, ठीक है। कांग्रेस किस किस बेसिस पे अपोज करता है, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था भाई, अभी हमको पूर्ण स्वराज चाहिए था। यहाँ क्या क्या हो गया, रावी नदी के तट पे 26 जनवरी को डिसाइड कर लिए कि हम 1930 को हम इंडिपेंडेंस मनाएंगे, ठीक है। तो फिर ये इसमें और क्या बोला कि कांग्रेस की ये रिटेंशन ऑफ जो पावर ऑफ जो गवर्नर जनरल को दे दिया हो ना, ये सब इसी बेसिस पे उसको ये किया। और प्रोविंशियल को जो सीड करने का बात था, बोल रहा था कि प्रोविंशियल जो है वो अपने मन से सिसिड कर सकता है, नहीं भाई फिर बचेगा क्या, क्या अखंड भारत का, आज़ाद भारत का बात कर रहे थे, ये लोग और तोड़ने का बात कर रहा था, ठीक है। तो मुस्लिम लीग को क्या चीज़ से दिक्कत था भैया, तो उसको चाहिए था पाकिस्तान, तो भी अपोज कर दिया। तो ये कैबिनेट मिशन से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ था, क्या ऑफ़र किया, किस बेसिस पे अपोज किया गया, ठीक है। तो फिर एक बार हम लोग देखते हैं किसको, हिंदी मीडियम में देख लेते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम में एक बार बस पढ़ना ही तो है, ठीक है। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो भाई एवी अलेक्जेंडर था, पैट्रिक लॉरेंस था, अभी हम लोगों ने देखा कि स्टैटफोर्ड क्रिप्स भी था, ठीक है, स्टैटफोर्ड क्रिप्स भी था। तो JF हेनरी विल बी द आंसर। अब इससे इंपॉर्टेंट बता ही दिया मैंने कि क्रिप्स मिशन देख लेना, क्रिप्स मिशन देख लेना, CR फार्मूला देख लेना, सी राजगोपालाचारी फार्मूला देख लेना, और क्या अगस्त ऑफर देख लेना, जिसमें फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ऑफ़र किया जाता है, ठीक है। और क्या क्या उस समय हुआ था, ये सुभाष चंद्र बोस क्या बोले थे, गांधी सपोर्ट करने के लिए बोले थे, नेहरू क्या बोले थे, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 77। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी टू प्रोटेक्ट the British government from the threat of which leader, from the threat which leader said that, कौन लीडर ऐसा बोले कि जो है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दिए और बताए कि जो है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे, ऑप्शन ए इज बिपिन चंद्र पाल, सॉरी यार, ऑप्शन ए इज बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी इज लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी इज सी राजगोपालाचारी, ठीक है, आ गया। तो यही बोला ऑप्शन डी नन ऑफ देम, तो यही बोला जा रहा है। अब देखो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, लाला लाजपत राय होगा। अब लाला लाजपत राय इस इम्पोर्टेंट से, इस पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो साइमन कमीशन आता है, कब आता है साइमन कमीशन, कब आता है भाई, साइमन कमीशन आता है 1928 में, कब आता है, कौन से डेट को आता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो साइमन कमीशन जब इंडिया में आता है 3 फरवरी 1928 को, कहाँ पे लैंड करता है, 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में लैंड करता है, ठीक है। बॉम्बे में लैंड, एक्चुअली जो गवर्नमेंट ऑफ 1919 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको रिव्यू करने के लिए 7 मेंबर कमेटी बनाया गया, जिसमें ऑल मेंबर वेयर द वाइट मेंबर्स, और उसको सर जॉन साइमन, सर क्या ही बोले, उसको लीड कर रहा था। और ये समय से पहले इंडिया भेज दिया गया, इसका विद्रोह इसीलिए हो रहा था कि ये तो टाइम से पहले आ गया है। उसके बाद सब ऑल मेंबर आर द वाइट मेंबर्स, उस मतलब इंडिया को क्या ही मतलब इंडिया उसमें मेंबर होना चाहिए, ठीक है। वो लोग तो कुछ भी बोल के चले जाएंगे, एक तो वो लोग यहाँ पे रह नहीं रहे हैं
और रिफॉर्म का बात कैसे कर सकते हैं। तो 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ये क्या है, पंजाब केसरी जिनको बोला जाता है, पंजाब केसरी किनको बोला जाता है, लाला लाजपत राय को। इम्पोर्टेंट है बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। तो साइमन गो बैक का नारा देते हैं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। लेकिन 30 अक्टूबर 1928 पे 30 अक्टूबर 1928 को कहाँ पे, लाहौर में इन पे लाठी चार्ज कर दिया जाता है, जिसके कारण इनका बहुत सारा जो ब्लड है उसका लॉस हो जाने के कारण कुछ दिनों के बाद इनका डेथ हो जाता है, ठीक है। लाहौर में लाठी चार्ज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जा सकता है, ठीक है। अब लाला लाजपत राय जो है उनसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सॉरी यार, लाला लाजपत राय जो है वो कांग्रेस का कौन सा सेशन जो है उसको ये लीड किए, तो ये कोलकाता का स्पेशल सेशन कोलकाता का स्पेशल सेशन 1920 का, उसको लाला लाजपत राय जो है वो उनके प्रेसिडेंटशिप में होता है, ठीक है। और क्या क्या इम्पोर्टेंट है लाला लाजपत राय से, तो लाला लाजपत राय से और क्या इम्पोर्टेंट है, ये डीएवी कॉलेज में इनका हंसराज के साथ जो दयानंद नेशनल एंग्लो विद्यालय है उसको, हंसराज को बहुत हेल्प करते हैं इस स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद पीएनबी का फाउंडिंग मेंबर में भी लाला लाजपत राय रहते हैं, ठीक है। भगत सिंह इनको अपना गुरु मानते थे। तो ये सब बेसिक चीज़ है जो आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे नहीं पूछा जाता है, तो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो अब हम लोग ये देखेंगे सी राजगोपालाचारी के बारे में। इनको क्या बोला जाता था, इनको राजा जी भी बोला जाता था, ठीक है। अब आप लोग बताओगे राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है कि यूपी में है, ओके। तो राजा जी, जिम कॉर्बेट, ये सब उत्तराखंड में ही है, ठीक। तो अब ये बताओगे कि इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, उसके बाद हम लोग सी राजगोपालाचारी के बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी कौन दिए, तो दादा भाई नौरोजी दिए। अब इस क्वेश्चन के देखो यहाँ पे पूछा ना सेफ्टी वाल्व थ्योरी, तो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी कौन दिए, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी बोला जाता था, कौन दिए, दादा भाई नौरोजी दिए इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को। इसमें क्या बताया गया कि कैसे इंडिया से जो वेल्थ जो है वो ड्रेन होके ब्रिटिश में इंडस्ट्री को फ्लरिश कर रहा है, ठीक है, इकोनॉमी। और अब बताओ नौरोजी जो थे, दादा भाई नौरोजी, वो कौन कौन सा सेशन को लीड किए हैं कांग्रेस के कौन कौन सा सेशन को लीड किए हैं, चलो हम एक बार बता दे रहे हैं। 1896 का, सॉरी 1886 का कोलकाता सेशन, ठीक है। उसके बाद 1993 का लाहौर सेशन, वही लाहौर जहाँ पे लाला लाजपत राय को लाठी मारा गया था, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे, साइमन गो बैक का नारा, ठीक है। तो ये हो गया 1993। उसके बाद सॉरी 1893 को 1993 क्यों लिख दे रहे हैं यार, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं हो जाने की वजह से दिक्कत हो रहा, ठीक है। उसके बाद 1906 का भी सेशन वाज कोलकाता, ठीक है। तो पहला कोलकाता, दूसरा लाहौर, तीसरा वाज ऑल्सो कोलकाता। 1886, 1893, 1906 रट लो हिस्ट्री में, और क्या ही कर सकते हो। बेटा याद नहीं रहेगा, ईयर याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन गलती करने की चांस ज़्यादा रहेगी, ओके। तो हम लोगों ने देख लिया। अब नौरोजी का एक और इम्पोर्टेंट दादा भाई नौरोजी का है, ये क्या थे हाँ, इनका हम लोगों ने देख लिया। अब बताओ लाइटनिंग कंडक्टर किसको बोलते थे, लाइटनिंग कंडक्टर का और क्या होता था ये बताना है। लाइटनिंग कंडक्टर का जो थ्योरी था वो किसने दिया, लाइटनिंग कंडक्टर का थ्योरी किसने दिया, जी गोखले, यही गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। तो ये लाइटनिंग कंडक्टर का थ्योरी दिए, ठीक है। इसमें बताया ये कि जो सेफ्टी वाल्व थ्योरी दिया गया था ना, जैसे एओ होम, इसी यही सोच के कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट किया कि ये जो है ये वाल्व की तरफ काम करेगा, ठीक है। कि जो भी नेशनलिज्म, रिवॉल्यूशनरी, ये जो भी मतलब
संगठन है और जो भी मासेज है उनके बीच वाल्व का काम करेगा, ठीक है। तो उसी में ये जो है वो हमको लाइट जो मतलब कांग्रेस को लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं, और बोलते हैं कि ये जो है कांग्रेस जो है वो एक बहुत मतलब इसके डेवलपमेंट में और जो भी इंडिया के डेवलपमेंट में और जो भी चीज़ है उसमें एक अच्छा भूमिका निभाएगा, तो इसीलिए इन्होंने लाइटनिंग कंडक्टर का थ्योरी दिया। ओके, अब हम लोग को क्या देखना है, बिपिन चंद्र पाल पता ही है, जैसा कि लाल बाल पाल बोलते थे, इनको एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ न्यू इंडिया भी बोला जाता है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और न्यू इंडिया के एडिटर भी थे, सॉरी एडिटर ऑफ न्यू इंडिया, ठीक है। न्यू इंडिया कौन सा किसने लिखा है बताओ? न्यू इंडिया और यंग इंडिया? न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ठीक है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट लिख दे रहा हूँ मैं। और यंग इंडिया गांधी इंडिया आके यंग हो जाता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। और क्या सी राजगोपालाचारी जी बच गए। अब सी राजगोपालाचारी जी को भी एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ जी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन, रिमेंबर इट, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारतीय पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, पहले और अंतिम? राजगोपालाचारी। आज़ाद भारत का पहला गवर्नर तो लॉर्ड माउंटबेटन ही रहता, तो वही रह जाता है, ठीक है। तो उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर रहे इंटरिम गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर थे कौन? राजगोपालाचारी जी जो थे वो इंटरिम गवर्नमेंट में। अब बताओगे इंटरिम गवर्नमेंट कब बना, कौन सा तारीख को? 24 अगस्त 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर, उसके बाद देखो कितना इंपॉर्टेंट है राजगोपालाचारी, इनसे क्वेश्चन ये ऑप्शन में है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। देखो इन्होंने वेदारण्यम सत्याग्रह किया, ठीक है। और कब से कब तक के किया? 13 अप्रैल 1930, 13 अप्रैल 1930 टू कब तक वो उतना याद मत रखो, 240 किलोमीटर किया, ठीक है, ये हमको भी नहीं पता, 240 किलोमीटर तक किया ट्रिचिनोपॉली से कहाँ? वेदारण्यम तक। लिख देता हूँ मैं एक बार, ट्रिचिनोपॉली से वेदारण्यम तक। अब बताओगे ये ट्रिचिनोपॉली कहाँ पे है? बताओ ट्रिचिनोपॉली कहाँ पे है यार, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ट्रिचिनोपॉली और टू वेदारण्यम। देखो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। और त्रिचिनोपॉली जो है इसको त्रिचिनोपॉली बोला जाता था, अभी तिरुचिरापल्ली बोला जाता है, ठीक है। और जो ये कावेरी नदी के तट पे है और वेदारण्यम कावेरी के मुहाना पे है, ठीक है, वेदारण्यम, ठीक है, जिसको आज के डेट में नागपत्तिनम बोला जाता है, ठीक है, नागपत्तिनम। क्या बोला जाता है वेदारण्यम को? नागपत्तिनम। सो लेट्स वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 78। बहुत धीरे धीरे चल रहा नहीं, मतलब हिंदी में इसको पढ़ने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो चलो देखते हैं। बताओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द रिजोल्यूशन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स वेयर पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो सिंपल, ये सब आपका रटा होगा, होप करते हैं हम कि मतलब इसमें, चलो फिर भी एक बार रिवीजन पर्पज से देख लेते हैं। तो ये कराची अधिवेशन था जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड करते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसी में क्या हुआ था, गांधी जी को काला झंडा दिखाया जाता है, क्यों? क्योंकि भगत सिंह का फांसी हो गया था, इसके वजह से। तो कराची सेशन इज इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन बी इज गया सेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसमें कौन लीड करते हैं? सी आर दास इसको लीड करते हैं। एक्चुअली सी आर दास को 1921 का अहमदाबाद सेशन करना होता है। सी आर दास को कौन सा सेशन करना होता है? अहमदाबाद सेशन। लेकिन वो उस समय जेल में रहते हैं, तो अहमदाबाद सेशन सी आर दास के जगह कौन करते हैं? सी आर दास के जगह
हकीम अजमल खान करते हैं, हकीम अजमल खान करते हैं, ठीक है, हकीम अजमल खान करते हैं 1921 का अहमदाबाद सेशन, ठीक है, हकीम अजमल खान। उसके बाद गया सेशन, गया सेशन, वाई गया सेशन इज इम्पॉर्टेंट है कि 1922 में वहीं से स्वराज दल, वहीं से स्वराजिस्ट और नेशनलिस्ट, नो स्वराजिस्ट और नो चेंजर, सॉरी स्वराजिस्ट और नो चेंजर, कभी कभी नहीं यार, स्वराजिस्ट, ऐसे भी मैं कोई टीचर थोड़ी हूँ, स्वराजिस्ट और नो चेंजर, आप ही के जैसा हूँ, बस सोच रहा हूँ कि आपको हेल्प हो जाए, मेरा भी हेल्प हो जाए, तो बस सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। आपको पसंद आए तो देखना, नहीं पसंद आया तो मत देखना, क्यों ही देखोगे यार, इतना समय किसके पास है, ठीक है। तो कहाँ पे थे यार, इतना जल्दी जल्दी कहाँ चला जाता। स्वराज, ओके, स्वराजिस्ट और नो चेंजर, ठीक है। यहीं पे क्या बनता है, स्वराज दल, स्वराज दल कब फॉर्म होता है, जल्दी जल्दी बताओगे, स्वराज दल कब फॉर्म होता है, बताओ। स्वराज दल जनवरी 1923 में, ठीक है, कहाँ पे, और CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर करते हैं, ठीक है। अब बिहार में स्वराज दल बताओगे, बिहार में स्वराज दल अब्दुल बारी और नारायण प्रसाद, ठीक है, बिहार में स्वराज दल अब्दुल बारी और नारायण प्रसाद वाज प्रेसिडेंट, नारायण प्रसाद वाज प्रेसिडेंट, बिहार में स्वराज दल का बात बता रहे हैं, नारायण प्रसाद प्रेसिडेंट थे, ठीक है, लिख दे नारायण, बिहार देखो स्वराज दल 2, स्वराज इंडिया वाला में CR दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और स्वराज दल बिहार वाला में, ठीक है, जो कि 1 महीना की लेट से बनता है, फरवरी 1923 में बनता है। इसमें नारायण प्रसाद ये प्रेसिडेंट थे और अब्दुल बारी सेक्रेटरी थे, ठीक है, अब्दुल बारी सेक्रेटरी थे, ठीक है, नारायण प्रसाद प्रेसिडेंट और अब्दुल बारी सेक्रेटरी, सचिव, ठीक है, यही था। और सूरत सेशन कौन, सूरत स्प्लिट, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, बताओ भाई, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, रास बिहारी रास बिहारी घोष, और लखनऊ पैक्ट होता है, उसमें अंबिका चरण मजुमदार इसको लीड करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 79, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए एक बार मैं पढ़ दूँ। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों के संबंध में, तो ये कराची अधिवेशन होगा 1931 का, वल्लभ भाई पटेल इसको लीड करते हैं, मैंने बता दिया। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 79, 79 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है, चलो देखते हैं, ध्यान से देखते हैं एक बार। देखो यार ये क्वेश्चन में ना बहुत कंफ्यूज है और कम से कम 2-3 मिनट इसको दिए होंगे, क्योंकि सो सिंपल स्टेटमेंट था। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो द मिलिट्री सुपेरिटी ऑफ द ब्रिटिश, हाँ भाई मिलिट्री तो सुपीरियर था ही उसका। द रिबल्स डिड नॉट हैव द यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी, हाँ भाई नहीं था। ये तीसरा जो स्टेटमेंट है ना, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, देयर वाज ए लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये सॉरी ऑल वाला जो स्टेटमेंट है ना वो कन्फ्यूजिव है बहुत, ठीक है। तो ऑल पे मैं बार बार मेरा जाके दिमाग घूम रहा था, लेकिन कहीं ना ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से इसमें सपोर्ट का कमी था, ऐसा नहीं कि होली पूरा सोसाइटी, कोई भी एक सोसाइटी पूरा सपोर्ट कर दिया गया, ठीक है, सपोर्ट कर दिया, तो इसी कारण स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हो जाता है, और 1 2 ऑल ऑफ द अबव। देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, फैक्चुअल है, तो ऐसे ही से ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट स्टेटमेंट आंसर, ओके। तो एक बार हम लोग 1857 की क्रांति को देख लेते हैं, 1857 का रिवोल्ट को देख लेते हैं और बिहार के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, ठीक है। तो बैरकपुर छावनी में सबसे फर्स्ट में क्या होता है, बैरकपुर में रेजिमेंट आई एम फॉरगेटिंग, तो मंगल पांडे जो है वो वहाँ पे शॉर्ट डेड कर देते हैं ब्रिटिश ऑफिसर को, ये क्यों होता है, ठीक है। हाँ 19th बंगाल इन्फेंट्री, तो 2 फरवरी जो 1857 में है, 1857 में बहरमपुर में जो है वो 19 जो है 19th नेटिव बंगाल इन्फेंट्री जो है
बहरमपुर में रिफ्यूज़ कर देता है कि ग्रीस कार्टेज हम यूज़ नहीं करेंगे। 29 मार्च को एक टाइमलाइन हम लोग देखते होंगे। 29 मार्च को 34 नेटिव इन्फेंट्री, मंगल पांडे किससे थे? 34 नेटिव इन्फेंट्री से। तो 29 मार्च को क्या होता है ना कि मंगल पांडे जो है वो वहाँ पे रिफ्यूज़ करते हैं, ठीक है, कि हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि कार्टेजेस में फ़ैट पता ही था आपको, ग्रीस कार्टेज था फैट और पिग से। तो किल्ड कर दिए यूरोपियन ऑफिसर को, ठीक है, जिसके कारण उनको हैंग कर दिया जाता है, ठीक है, उनको हैंग कर दिया जाता है मंगल पांडे जी को। उसके बाद म्यूटनी स्प्रेड अलग एरिया में होता है। 23 अप्रैल 1857 को मेरठ में सिपाही रिफ्यूज टू ग्रीस कार्टेज कर देते हैं कि 23 अप्रैल को हम नहीं यूज़ करेंगे, अब मेरठ वाले, ठीक है। उसी के बाद वो लोग यहाँ पे आते हैं, फिर वो दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ था कि वहाँ पे कोर्ट मार्शियल हो गया था उनके कुछ दोस्तों को, तो उसके कारण जो है जो बहुत वहाँ पे वहाँ से जो सिपाही हैं वो दिल्ली के लिए वहाँ के मतलब पूरा ऑफिसर्स को वो मतलब उनका बंदूक छीन के बहुत सारा चीज़ होता है। उसके बाद जो है वो चले जाते हैं दिल्ली की तरफ, ठीक है, दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और यहाँ पे आके बहादुर शाह जफर खां को क्या कर देते हैं, बना देते हैं बादशाह, ठीक है, कि आप लीड करोगे इस रिवेलियन को। तो जनरल बख्त खां के अंडर में, ठीक है, जो लीड करता है इस रिवेलियन को वो बख्त खां करता है। 11 मई को एक्चुअली जो स्पेसिफिक डेट है ना, 10 मई को ये सब कांड हुआ वहाँ पे, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिसर को पहले तो जो उनके दोस्त लोग को सज़ा दे दिया गया था, बंदूक वगैरह मतलब हार्ड हार्ड उन लोगों को मतलब एक तरह से इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया था, ठीक है। तो वो लोग दिल्ली की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, और मूव करने, हाँ भाई, तो दिल्ली की तरफ मूव करते हैं और 11 मई को दिल्ली में आके बहादुर शाह को बोलते हैं यही हमारा लीडर, यही आज़ाद करवाएगा इंडिया को, ठीक है। तो बहादुर शाह अकेले थोड़ी इनसे कुछ कर देगा, तो अलग अलग जगह से ना अलग अलग लीडरशिप लिए हाथ में। जैसे दिल्ली में सिम्बोलाइज लीडरशिप था इसके अंडर में, बहादुर के शाह के अंडर में। यार क्या ही बूढ़ा आदमी क्या लेगा यार। तो उसके बाद क्या है, बहादुर शाह के साथ ना उसके बाद दिल्ली में जनरल बख्त खां, बताया अभी, बख्त खां रट लो, बख्त खां लीड किया। उसके बाद कानपुर, अब क्या है ना, लीडर के साथ इसका सप्रेसिव भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो भी एक बार आप लोग देख लेना, ऐसे मैं हो सकेगा तो बता दूंगा, ठीक है। कानपुर में कौन लीड करता है, तो कानपुर में जो राजा ऑफ बिठूर कौन, बिठूर नाना साहब उनको राजा ऑफ बिठूर, इनका बहुत कहानी मतलब मज़ेदार है। इनका जो वहाँ पे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो इनका बहुत अच्छा दोस्त रहता है, लेकिन बाद में नाना साहब पलट जाते हैं, तो बहुत मतलब कानपुर का हालत बहुत ख़राब हो जाता है। बेसिकली एक मतलब फोर्ट में ले जाके इंग्लिश को भी काट दिया जाता है, मतलब 50 100 150 इंग्लिश को पकड़ के पूरा बचरिंग करके कुआं में काट दिया जाता है। और बेसिकली बहुत वहाँ का जो कहानी है ना, जो कानपुर के नाना साहब का एक जो है वो ट्रांसजेंडर रहता है, उसका क्या नाम रहता है मैं भूल रहा हूँ। तो बदले में ब्रिटिश भी बाद में जो है वो जो भी नाना साहब के एरिया में जो मतलब जो भी लोग धरा रहे थे, जो भी लोग पकड़ा रहे थे, उनको उसी फोर्ट में ले जाके बुचरिंग करता है, ठीक है। उसके बाद नाना साहब फ्लू टू नेपाल की तरफ चल जाते हैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल, लखनऊ में बेगम हजरत महल लीड करती है, ठीक है। बरेली में खान बहादुर खां। उसके बाद आता है फैजाबाद में कौन, मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद में कौन, मौलवी अहमदुल्ला। कहाँ, फैजाबाद में मौलवी मौलवी अब अहमदुल्ला, ठीक है। तो उसके बाद अपना प्यारा बिहार, जो कि 80 साल के हड्डियों में जागी जोश पुरानी थी, वही वीर कुंवर सिंह बहादुर, ठीक है।
तो असली लीडर जो है वो वीर कुंवर सिंह को जाना जाता है इस रिबेलियन का, जिन्होंने मतलब ब्रिलियंटली फाउट किया। वो हालांकि कानपुर के कानपुर भी गए और नाना के मतलब वहाँ पे भी जाके उन्होंने अलग अलग जगह से रिबेलियन को लड़ा। ठीक है, अब देखो बिहार में क्या होता है कि बिहार का तो पता ही है कहानी कि मेरठ में बताएं कि 10 मई 1857 को मेरठ में होता है। ठीक है, जो मतलब 9 मई को होता है, 10 मई को तो दिल्ली को, हाँ 10 मई को होता है, 11 मई को आके बहादुर शाह को वो यहाँ का लीडर बना देता है। ठीक है, सब सैनिक सब। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बिहार जून 12 को देखो जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं। जून 12 को ध्यान से सुनना, याद हो जाएगा। जून 12 को बिहार के रोहिणी, रोहिणी कहाँ है, देवघर में। ठीक है, रोहिणी है, रोहिणी विलेज है देवघर में। वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल कर दिया जाता है। ठीक है, इतना ही याद रखना है, ज़्यादा फैक्ट्स के चक्कर में पड़ोगे कौन सा रेजिमेंट क्या तो फंस जाओगे। ठीक है, उसके बाद बिहार में कितना, 3 जुलाई को। ठीक है, 3 जुलाई को कौन, पीर अली वजह बुक सेलर। तो 3 जुलाई को बिहार में पीर अली ने एक ओपियम ऑफिसर लील को, लील जो भी बोल लो, लोग को तो क्या ही सर सुर क्या बोलोगे, तो जो जो भी होगा, लील को मार दिए जो ओपियम ऑफिसर था। ठीक है, 7 जुलाई को फांसी पे चढ़ा देता है पीर अली को। ठीक है, उसके बाद 25 जुलाई को पच्चीस जुलाई को दानापुर में 3 रेजिमेंट जो है दानापुर कैंटोनमेंट में वो रिवेलियन स्टार्ट करती है। ठीक है, और 26 जुलाई को जब वो उसको जो है वीर कुंवर सिंह ज्वाइन करते हैं। ठीक है, वीर कुंवर सिंह ज्वाइन करते हैं। 27 जुलाई को जो है वो शाहबाद रीजन में पहुंच जाता है, 27 जुलाई को शाहबाद रीजन में, और वीर कुंवर सिंह उसको ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद मेजर आयरकुट के साथ उनका होता है एक बार भिड़ंत। ठीक है, तो मेजर आयरकुट, यही आयरकुट के साथ कुछ जगह फर्स्ट उनका लड़ाई किसके साथ हुआ, तो ये आयरकुट जा रहा था इलाहाबाद। ठीक है, इसको पता चला कि रिवेलियनर्स जो रिवेलियंस हैं वो इधर के शाहबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इलाहाबाद जाते हुए लौट जाता है और लौट के कुंवर सिंह के साथ फाइट होता है। ठीक है, अगस्त 3 तक के फाइट चलता है और जो वीर कुंवर सिंह हैं वो इस फाइट को हार जाते हैं। उसके बाद वो गए रेवा। ठीक है, रेवा गए। उसके बाद फिर गए बांदा। मतलब जगह जगह, मतलब इतना एज में इन्होंने बहुत बहुत ही अपना कटसी दिखाया, बहुत ही करेज दिखाया। ठीक है, तो उसके बाद रेवा गए, बांदा गए, उसके बाद लखनऊ गए। ठीक है, लखनऊ अब बताया ही है हमने, तो वहाँ पे नाना साहब तो अलग ही कांड मचा के रखे थे। ठीक है, तो उसके बाद इनको जो है इनकी वीरता को देखते हुए शाह ऑफ अवध ने रॉब ऑफ ऑनर दिया, रॉब ऑफ ऑनर दिया। ठीक है, रॉब ऑफ ऑनर दिया और क्या किया, रॉब ऑफ ऑनर के साथ 12,000 रुपया भी दिया और आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का इनको दे दिया कि ले जाओ आप यहाँ का सत्ता संभालो, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। फिर उनके साथ फिर जो है अप्रैल जो 21 जो है 1858 में इनका डोगलास के साथ ये लौट रहे थे। वहाँ पता चल जाता है कि मतलब वहाँ पे भी इनको रूल नहीं करने दे रहा था आजमगढ़ में। लॉर्ड कैनिंग था ना, कैनिंग उस समय का वायसराय था, तो उसने ऑर्डर दिया कि देखो वीर कुंवर सिंह को वहाँ पर रूल नहीं करने दो। तो उसके बाद वो लौट रहे होते हैं। एक डोगलास होता है, डॉगलास जो भी बोल लीजिए, तो डॉगलास जो है उनसे इनका लड़ाई होता है और 21 अप्रैल को डोगलास के साथ लड़ाई होता है 1858 में। ठीक है, 1858 में, और इसमें इनका एक हाथ जो है वो कट जाता है। एक हाथ जो हाथ घायल हो जाता है, उस हाथ मतलब गोली लग जाता है, उस हाथ को काट के और वो गंगा नदी में उसको मतलब दहला देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से 21 अप्रैल के बाद 23 जुलाई को, ठीक है, 23 जुलाई को
लीग एंड सॉरी 23 जुलाई को, हाँ, लीग एंड ट्रूप, सॉरी 23 अप्रैल को लीग एंड ट्रूप के साथ लीग एंड ट्रूप उन पे हमला करता है। तो लीग एंड ट्रूप के साथ इनका लास्ट बैटल था, और वो उस पर सोचो इतना हाथ वाथ जख्मी होने के बाद उस पर जीत जाते हैं, लेकिन इनका लास्ट में तबीयत इतना ख़राब हो जाता है कि 26 अप्रैल 1858 को, ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को उनका देहांत हो जाता है। 26 अप्रैल 1858 को उनका उनका स्वर्गवास हो जाता है। उसके बाद अमर सिंह लीड करते हैं, ठीक है, उसके बाद अमर सिंह पैरेलल गवर्नमेंट भी बनाते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। मैंने इसलिए बता दिया कि 1857 का क्रांति इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अगर एक बार 2 बार सुन लोगे तो हो ही जाएगा। डेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट यार, बस क्रोनोलॉजी याद करके रख लेना। अगर पूछ देगा कि ऑनर उनर रॉब ऑफ ऑनर कौन दिया तो कहीं, बाकी इससे ज़्यादा जानने का माता पिता का नाम, ठीक है, साहबजादा सिंह था, वो जैनियन क्लैन से थे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब याद कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन छोटा ही सा ब्रेन है कितना। अब देखो 18वां नंबर क्या, 80 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 80 नंबर का क्वेश्चन इज दैट कि कौन दिया था भूख, मतलब पॉइजन, द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधी लाइफ फ्रॉम द मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग इन 1917 वाज मीर बकवाल नहीं, मुजफ्फर अहमद नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, बतक मियां सिंपल सा आंसर है। 68वां भी पूछा गया था, उसी तरह से हो सकता है कि 70वां बीपीएससी से भी 2-3 क्वेश्चन दे दिए जाए, उससे रिलेटेड दे दिया जाए। और जब 1 नंबर से नहीं होता है ना दोस्त, तो बहुत बुरा लगता है जब 2 नंबर से नहीं होता है ना। इसीलिए पीवाई क्यू इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं बता रहा हूँ, तुम 10 साल बीपीएससी का पीवाई क्यू पे अगर रिसर्च कर लोगे ना, और 5 साल का यूपीएससी पीवाई क्यू का ना, कोई तुम्हारा करंट अफेयर्स को कोई कितना ही क्या पढ़ लेगा यार, कितना पढ़ो करंट अफेयर्स, कोई तुमको नहीं रोक सकता है एग्जामिनेशन निकालने से। देखो एक मैं इसका ये बता दे रहा हूँ, ये तो मैं पता नहीं क्यों ही फालतू सब, मतलब ये सब मुझे आता नहीं था, माइनस मार्किंग मार्क दे रहा था फ्री में, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ऐसा लग रहा था हमको सिलेक्शन ही नहीं लेना। देखो, रीड द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज इन वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय द टीम वेर 200 ऑफ विच 160 वेर मेड बाय स्पिनर्स। 200 में से, चलो क्या कर दिए हम यार, गंदा कर देते हैं पेज। तो 200 में से ना, 200 में से 160 रन बोल रहा है, ये स्पिनर बनाया है, और 40 रन कौन बनाएगा, फास्टर बनाएगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि 80% ऑफ द कंक्लूजन ये बोल रहा है कि 80% ऑफ द टीम कंसिस्टेड ऑफ द स्पिनर, ऐसा बोला है कि 80% टीम स्पिनर का, ये वो बैट्समैन नहीं 80% रन बना सकता है। बोलो स्टेटमेंट 2 द ओपनिंग बैट्समैन वेयर स्पिनर्स, ये भी नहीं बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है क्या यार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नाइदर वन नॉर फॉलो द स्टेटमेंट। तो मतलब मैं ध्यान ही नहीं दिया स्टेटमेंट पे, अगर ध्यान दे दिया होता तो ये मतलब करके देना था। ये क्या कर रहे थे, स्नॉपर्स, स्नीकर, बेवरी, अल्कोहल, चलो इसको हम लोग देखना था, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने देख लिया कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन देख के, स्टेटमेंट देख के डर नहीं जाना है, ठीक है। हाँ चलो ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस। देखो कंप्यूटर लैंग्वेज कौन कौन सा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें ना ऑल हो जाएगा। देखो कोबरा, पाइथन, स्क्विरल, जावा। अब देखो तुमको ये पूछ ही नहीं रहा था कि तुमको आता है कि नहीं आता है, दिखाते हैं तुमको कैसे। तुमको जावा पता है, थोड़ा बहुत तो कंप्यूटर सीखा होगा, तो सी लेवल जावा तो पता ही होगा, ठीक है। पाइथन भी कहीं ना कहीं तुम सुना होगा। अब देखो 2 और 4 कहाँ पे, 2 चीज़ तो पता ही है ना, तो 2 यहाँ है, 4 नहीं है, यहाँ पे 4 है लेकिन 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है लेकिन 4 नहीं है। 2 और 4 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ऑल ऑफ द अबव, सो सिंपल। ऐसे करना है। तुमसे नहीं पूछ रहा था यार कि कोबरा स्क्विरल किसको बोलते हैं, तुम कितना ही पढ़ लोगे, क्या क्या होता है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। चलो हाई लेवल लैंग्वेज यार, सी हो गया, C++ हो गया, ठीक है। उसके बाद PHP हो गया, ठीक है। उसके बाद पास्कल हो गया, ठीक है, पास्कल हो गया। उसके बाद और क्या हो गया, फॉर्टन हो गया, फॉर्टन को भी बोलते हैं, तो एक बार इसको देख लेना, फॉर्टन हो जाएगा। और रबी हो गया, ये सब लैंग्वेज है। कोबरा, पाइथन, स्क्विरल, जावा देख ही लिए, जावा स्क्रिप्ट हो गया, और कुछ नहीं था स्टेटमेंट में। सो लेट्स वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 92। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द जीपीटी इन चैट जीपीटी। भाई अब देखो स्टेटमेंट को देखो, ग्रिड पार्टीशन टेबल, ग्रिड पार्टीशन टेबल क्या होता है, ग्रुप्ड पिगबोर्ड टेस्ट,
हम तो कहीं नाम ही नहीं सुने यार ऐसा ऐसा चीज़ का। फिर ऑप्शन डी को देखो, गुएलेमेट पायरोबिक ट्रांसलेटिव, मतलब कुछ भी, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई, मतलब एकदम पढ़े तो नहीं हो जाए, तो ज़्यादा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर चैट जीपीटी न्यूज़ में है, इसको तुमको जानना चाहिए, जैसे कि गूगल का बार्ड हो गया, जेमिनी हो गया, ठीक है। तो फुल फॉर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ का मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। हिंदी में भी तो यही होगा, जनरेटिव प्री ट्रेंड। देख लो यार, बोलो कि दिखाए नहीं, भेदभाव करते हो, देखो यही होगा। सो सिंपल, ऐसा लग रहा है जैसे स्टेटमेंट ही नहीं लग रहा है। और ये ग्रुप्ड कुछ भी, ग्रुप्ड पेगबोर्ड टेस्ट GUID, बट ऐसे थोड़ी होता है। चलो आगे देखते हैं। ये मज़ेदार स्टेटमेंट है। देखो इसमें भी तुमसे सब नहीं पूछ रहा है कि तुमको इतना आता है कि नहीं, 6-7 देख के डरना नहीं है यार, मैं बार बार बोलता हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टेस्ट ऑफ द टंग, तो क्या फिर बोले हैं, देखो क्या क्या होता है टंग का टेस्ट, ये देखते हैं। स्वीट होता है, हाँ। बिटर फील करते हैं, पहले अपना जीभ निकाल लो, गम 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 गम। मीठा है, तीता है, नमकीन है, ठीक है। स्पाइसी, उमामी, खट्टा, खट्टा तो होता है। अब बताओ, 1 स्वीट पता चल गया, साल्टी पता चल गया, तो 1 3 6 तो पता चल गया कि खट्टा उट्टा लगता है, साल्टी भी लगता है, ठीक है। तो देखो एक कहाँ गया, यहाँ गया, 3 यहाँ गया। अब सौर पता है कि हमको होता है, ठीक है। तो 2 हो गया, हाँ 2 भी तो हो गया यार, नॉट पूछ रहा है ना, तो 2 हो गया। अगर नॉट हटा के भी देखोगे, मतलब हटा के ही देखो यार, काहे कंफ्यूज हो गए बिना मतलब का, हम ऐसे ही करते हैं इसलिए बता रहा हूँ। तो देख लो ये गया। अब हमको पता था ना यार कि ये होता है, ठीक है, ये होता है, ये होता है, तो सबको पता होता है। ये देखो ना, पंजेंट क्या है, ये स्मेल है, तो 7 तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, तो ये तो पता है चल गया, ठीक है। अब तुम उमामी में कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि ये उमामी क्या है, ठीक है, वो तुमसे पूछ ही नहीं रहा उमामी एक्चुअली, ठीक है। शोर पता है ना, खट्टा पता है, देखो तीखी किया था वही अच्छा किया था, जो तुम्हारे करने के चक्कर में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो स्वीट है, बिटर है, सॉल्टी है, ठीक है, और क्या है, स्पाइसी कुछ नहीं होता है, ठीक है, स्पाइसी नहीं होता कुछ। तो चलो 1 मिनट के लिए हमको नहीं आता है, तो 1 2 3 तो पता है ना यार, तो पहले हम 1 2 3 से ही देखते हैं, काटना शुरू करते हैं। 1 गया, 3 गया, 2 गया, एक ही ऑप्शन बच गया, पूछ ही नहीं रहा, लो चौथा भी नहीं पढ़ने बोल रहा, तुमको स्टेटमेंट ही पढ़ने नहीं बोल रहा है यार। देखो इतना तो पता है ना, स्वीट किसको बोलते हैं, ये लो तुम्हारी जीभ, ठीक है। तो ये हो गया स्वीट, ठीक है। अब ये जो हो जाएगा इसके बगल वाला, स्वीट के बगल वाला, वो हो जाएगा साल्ट, ठीक। और इसके बगल वाला हो जाएगा, जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वीट, साल्ट और सॉर, ये खट्टा, यहीं पे खट्टा मिलता है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिटर। आगे में देखो, आगे में मीठा और सबसे पीछे में तीखा। ठीक है। और ये जो है, ये बीच वाला पार्ट है ना, दैट विल गिव उमामी टेस्ट, यही उमामी है, लो यही उमामी देता है। और उमामी फ्लेवर कहाँ से मिलता है, मशरूम से, मशरूम खाओगे ना तो उमामी फ्लेवर मिलता है वहाँ पर, ठीक है। तो चलो ये स्टेटमेंट हो गया, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि नहीं पूछ रहा था। एक बार हिंदी माध्यम वाले के लिए देख लेता हूँ मैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीभ के स्वाद नहीं है, भाई मीठा होता है, कड़वा होता है, नमकीन भी होता है, मसालेदार क्या होता है यार, मसालेदार सब्जी होता है, कुछ नहीं, उमामी भी नहीं होता है यार। तो पूछ ही नहीं रहा था तुमसे मसालेदार। 1 2 3 पता है ना कि मीठा कड़वा नमकीन होता है, तो नहीं पूछ रहा ना तुमसे, तो हटाओगे ना इसको, 1 को हटाओगे, 3 को हटाओगे, और 2 भी इसमें है तो 2 को भी हटा दोगे, एक ही स्टेटमेंट बच गया है, 4 और 7, दैट इज मसालेदार एंड 7 तीखा। अच्छा ये देखो, यही प्रॉब्लम है ना। अब हिंदी में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे तीखा दिया है किसको, पंजेंट को तीखा दे दिया है, बिटर को कड़वा बता दिया है। तो थोड़ा सा इसलिए अंग्रेजी भी पढ़ो, पंजेंट स्मेल कोई भी चीज़ सड़ा हुआ होता है ना,
या फिर बहुत सारा चीज़ से पंजेंट स्मेल आता है, ऑनियन से भी आता है, लहसुन से भी आता है पंजेंट स्मेल, ठीक है। तो तीखा स्मेल सुन के मतलब हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है यार, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट 4 एंड ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ओके, क्योंकि अनकरेक्ट पूछ रहा था। अब 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच? एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, इंसोमेनिया, डाइसोपेनिया, डाइस्पोनिया, डेस्पोनिया, एनोजमिया, एनोस्मिया। भाई डॉक्टर बन जाए बताओ, आप यूपीएससी का तैयारी करके डॉक्टर बन जैसे बताओ, नहीं वही बन जाता है। तो देखो ये पूछने बोल रहा है, तो देखो हमको एक चीज़ इसमें पता था कि ये इंसोमेनिया है ना, क्योंकि हमको रात को नींद नहीं आता था, तो हम सर्च किए साल नींद क्यों नहीं आता, तो बोला कि ये एक फ्लाई है, वो यहाँ पे गूगल तो कुछ भी बताता। तो इंसोमेनिया ऐसे भी हमको थोड़ा सा इंसोमेनिया के बाद मैंने एक आर्टिकल में भी पढ़ा था, तो ये एक तरह का ना स्लीपिंग डिसऑर्डर है, और ये भूलने की बीमारी भी जिसकी वजह से हो जाती है। तो हमको ये पता चल गया कि स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो ये पता चल, इंसोमेनिया तो जनरली पता ही होता है ना यार कि इंसोमेनिया हो गया क्या, इसको सब बोलता है इंसोमेनिया हो गया क्या, अल्जाइमर हो गया क्या। तो बस ये जब दो सही हो गया, जब दो 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 स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया, मतलब 2 को ए के साथ मैच किया जा रहा है, 1 के साथ मैच, ए के साथ मैच किया, स्लीपिंग के साथ मैच किया जा रहा है, तो ए का स्टेटमेंट ये तो गलत हो गया ना भाई, ये गलत हो गया, मतलब कि ये दोनों गया। अब देखो 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2, लो आ गया आंसर। ऐसे करना क्वेश्चन सॉल्व। देखो इंसोमेनिया होता है स्लीपिंग डिसऑर्डर, ठीक है, और एनोजमिया होता है क्या, एनोजमिया होता है पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल। डाइस डाइस डाइसपोन डाइस डाइस्पोइया, तो पढ़ने भी नहीं आ रहा यार, डिस्पनिया, डिस्पनिया ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, ठीक है, ये सही है, ठीक है, और 4 भी सही है, और ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया। देखो जब ऐसा 4 स्टेटमेंट हो ना, तो अगर 2 ऑप्शन है ना, 2 ऑप्शन पहले ऑप्शन देख लो, 2 3 4, मतलब एक कहीं ना कहीं इंटरचेंज किया गया होगा। देखो इसको ऐसे किया ना, और ये दोनों सही सही मैच किया, देख रहा ना, समझ रहा ना, देख रहा ना विनोद, देख रहा ना विनोद क्या किया जा रहा है, कैसे कैसे स्टेटमेंट को गोल गोल घुमाया जा रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर, तो खाली मजाके में रह जाएंगे यार, क्या हो क्या रहा मेरे से। 95 इन द यूनिवर्स व्हाट आर द पल्सर्स, बताओ पल्सर्स क्या है। पल्सर एक मोटरसाइकिल है, नहीं 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 नहीं, वो वाला पल्सर नहीं पूछ रहा है, बजाज पल्सर नहीं। 95 पल्सर क्या है, तो चलो देखते हैं पहले। क्या ये रोटेटिंग न्यूट्रिनो स्टार्स है, उसके एक्सप्लोजन ऑफ स्टार है, रेडियो वेव इमिटेड बाय स्टार्स है, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है, साइंस का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। तो क्या है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, तो घूमते हुए न्यूट्रिनो तारे हैं, रोटेटिंग न्यूट्रिनो स्टार्स है। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग इसका जो है क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसका पोस्टमार्टम। तो क्या है पल्सर, ये हम लोग देखते हैं। तो एक तरह का पल्सर जो है वो हाईली मैग्नेटाइज रोटेटिंग हाईली मैग्नेटाइज रोटेटिंग न्यूट्रिनो स्टार है, ठीक है, न्यूट्रिनो स्टार है जो कि बीम इमिट करता है कि कैसा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम इट्स पोल। देखो इस तरह का होता है, ये घूमते रहेगा ऐसे 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 ऐसे, और ये दोनों पोल्स है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक बीम इस तरह का ऐसे 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 इस तरह का, ठीक है। तो क्या है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये हाईली मैग्नेटाइज न्यूट्रिनो स्टार्स होता है। पल्सर आर द हाईली मैग्नेटाइज रोटेटिंग न्यूट्रिनो स्टार्स दैट इमिट्स बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इट्स पोल, अपने पोल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बीम को इमिट्स करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग पल्सर के बारे में जान गए कि कुछ नहीं है भाई, ये रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स है, न्यूट्रिनो बोलो न्यूट्रॉन बोलो जो बोलना बोल लो। अब देखो ऑप्शन 2 को देखते हैं, अगर मान लो कि हमको ये नहीं आता, ठीक है, तो क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि एक्सप्लोजन ऑफ स्टार किसको बोलते हैं। तो एक्सप्लोजन ऑफ स्टार को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या है, एक सुपरनोवा एक तरह का पावरफुल लुमिनियस एक्सप्लोजन देता है, ठीक है। जब एक्सप्लोजन होगा ना भाई, पावरफुल एक्सप्लोजन होगा, ठीक है,
पावरफुल होगा एक्सप्लोजन, ठीक है, पावरफुल एक्सप्लोजन होगा, ठीक है, और लुमिनियस एग्जाम्पल होगा और टेम्पररी करेगा और इतना एनर्जी देगा ये। पावरफुल मतलब थोड़ा बहुत पावरफुल नहीं भाई, ये सुपरनोवा जब भी होता है ना, थोड़ा मोड़ा नहीं, टेम्पररी देगा, लेकिन 1 बिलियन मोर, 1 बिलियन मोर एनर्जी, मतलब 1 बिलियन टाइम्स मोर एनर्जी देन सन। सोच रहे हो विरोध, मोर एनर्जी देन सन भाई, ऐसा एनर्जी में तो सब कुछ बचेगा ही नहीं। ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है, सुपरनोवा क्या है, एक्सप्लोजन ऑफ स्टार, बता ही रहा है। ठीक है, पावरफुल लुमिनस मतलब बहुत चमकता होगा, और इतना मतलब टेम्परेचर समझ रहे हो, टेम्पररी ही है लेकिन 1 बिलियन मोर देन सन एनर्जी दे रहा हो, ठीक है। अब देखेंगे रेडियो वेव। अब देखो ऑप्शन सी इस थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग यहीं पे था, ऑप्शन ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन सी क्या है कि रेडियो वेव्स इमिटेड बाय स्टार्स। भाई तो रेडियो वेव ना भाई, पल्सर किसको बोलते हैं, पल्सर बोल रहे हैं इसको बोलते हैं कि जो रोटेटिंग न्यूट्रोनो स्टार्स है। अब जब ये रोटेट कर रहा है तो दोनों पोल से जो है ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन दे रहा है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है यहाँ से यही रेडियो वेव है। लेकिन इसको नहीं बोलते हैं ना पल्सर, इसको तो क्या बोल रहे हैं, ये तो रेडियो वेव इमिट हो रहा है स्टार के थ्रू, इसको नहीं बोलेंगे पल्सर, रोटेटिंग होगा तभी बोलेंगे। अब इस कंसेप्ट से क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट इज अरोरा बोरेलिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस। बताओ भाई क्या है ये, देखो अरोरा बोरोलिस, इसको नदन लाइट्स भी बोलते हैं, नदन लाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है ना कि ये सन है, तो सन का जो आउटर स्फीयर है उससे कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, ठीक है, या सोलार फ्लेयर्स, ये अपना प्यारा सा अर्थ, ठीक है। तो प्यारा सा अर्थ जो इसके एग्जोस्फेयर है ना, इसके एग्जोस्फेयर में मैं लिख दे रहा हूँ, एग्जोस्फेयर्स में जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे पहले ये समझ लो, वही प्रोटेक्ट करता है इसको यहाँ आने से। यहाँ पे ना एग्जोस्फेयर में ना बहुत सारे जैसे प्लाज्मा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इसके जो सोलर फ्लेयर्स के आने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्टेज में चेंजिंग होता है, उसके वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स दिखाई देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियोलिस एंड नॉर्दर्न लाइट। और वही जब साउथ में होगा तो साउथ में उसको अरोरा एस्ट्रोलिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरोरा एस्ट्रोलिस बोलेंगे, ठीक है। देखो कुछ नहीं होता, कोरोनल मास इंजेक्शन या सोलर फ्लैश के आने से जो एक अर्थ का जो अर्थ एटमॉस्फेयर का जो एग्जोस्फेयर है उसमें जो भी कुछ प्लाज्मा पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनका स्टेट में चेंजिंग होता है, इससे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स जो है फॉर्म होते हैं, उसको नदर्न हेमिस्फेयर में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, नदर्न लाइट्स बोलते हैं, अरोरा बोरियोलिस बोलते हैं नदर्न में, और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ बोले, देखो ऑस्ट्रेलिया नीचे में है तो ये सदर्न में होगा, ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर नहीं है ना, तो ये ऑस्ट्रेलिस, इसको सदर्न लाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों होता है मैंने बता दिया, बाकी और तुम देख लो, ठीक है, देख लिया हम लोग ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोरियोलिस सब देख लिया। चलो यार 96 की तरफ बढ़ते हैं। तो यार लैब ग्रोन डायमंड किसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा न्यूज़ में 2-3 साल से है तो इसको देख लेना चाहिए। तो पता नहीं ग्रेफाइट तो पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन गलती हो गया क्यूबिक जिरकोना, क्योंकि क्यूबिक जिरकोना ना ये सेम डायमंड की तरह दिखता है, सेम डायमंड की तरह दिखता है, ठीक है, क्यूबिक जिरकोना, इसीलिए शायद मेरे से गलती हो गया, लेकिन ये होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट इज ए मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। अब क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक होगा तो सबसे पहले सेडिमेंट्री रॉक इज कोल विल कन्वर्ट इनटू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन डायमंड diamond over the period of time will convert into graphite,
और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में हाई टेम्परेचर और जो प्रेशर है प्रेजेंस होगा तब, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड मतलब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर मेटामॉर्फिज्म टेक्स प्लेस, दैट इज फ्रॉम कोल टू डायमंड, डायमंड टू ग्रेफाइट, ऐसे होता है। लेकिन मेटामॉर्फिक का साइकिल रिवर्स भी होता है। अब जो है वो मेटामॉर्फिज्म टू सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री टू फिर ऐसे करके डायमंड की तरफ भी, मतलब ग्रेफाइट को भी डायमंड बना सकते हैं। रॉक साइकिल है ये, ठीक है। तो देखो ये 2 मेथड से होता है। कौन सा तो ग्रेफाइट को जो लैब ग्रोन डायमंड के है EHPHT, मतलब जो अभी हमने बताया कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ठीक है, वो उसमें 1500 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करके और मतलब ग्रेफाइट को और डायमंड बनाया जाता है। और दूसरा मेथड इज CVD मेथड, ये इतना डीपली नहीं जाएगा BPSC। CVD मेथड इज केमिकल वेपर मेथड। केमिकल वेपर में क्या देते हैं, तो इसको वेपर देते हैं केमिकल और कितना 800 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करके बनाया जाता है। देखो जिन 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 नेचुरली फॉर्म होने में ना डायमंड को ना मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, ठीक है। बताओगे इंडिया में फेमस माइन कौन सा है इसका डायमंड का? पन्ना इज फेमस, ओके, पन्ना इन मध्य प्रदेश, ठीक है। मिलियंस और एक और साउथ अफ्रीका में फेमस माइन है, ये बताओ नहीं, क्या किम्बरले है या कहीं कोई और है, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है डायमंड को नेचुरली ग्रोन होने में, यही इंपॉर्टेंट था। और क्रिस्टलाइन नेचर क्या होता है डायमंड का, तो जो देखो सबसे पहले तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, दोनों एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, ठीक है। देखे तो अभी कोल क्या है यार, कोल कार्बन ही तो है। फॉसिल्स जो टेरेस्ट्रियल मतलब बिलोड बरिड द टेरेस्ट्रियल लैंड, वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो पेड़ पौधा हो गया वो बन गया कोल, और जो ह्यूमन बींग्स है, मैमल्स है, वो अगर चला गया बिलो द वाटर तो वो बन गया पेट्रोलियम, ठीक है। तो क्रिस्टल किसका हेक्सागोनल होता है, ग्राफाइट का, ठीक है। और डायमंड का कैसा होता है, ऑक्टा, ठीक है, डायमंड का ऑक्टा और ग्राफाइट का हेक्सा, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द अनदर क्वेश्चन। आज 100 तक करके ही रहेंगे हम लोग, तभी मानेंगे। व्हाट इज द फाइबर यूज्ड टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट? भाई सो सिंपल आंसर इसका ये होगा, सॉरी, इसका सो सिंपल आंसर विल बी द केबलर, ठीक है। केबलर को यूज किया जाता है, ठीक है। और एक क्या है, हीट रेजिस्टेंस सिंथेटिक फाइबर है केबलर। मेरे हीट रेजिस्टेंस जो क्वेश्चन नहीं है ना वो छोड़ देना चाहिए ऐसे, मेरे तरफ बहुत हम रिस्की आदमी। हीट रेजिस्टेंट सिंथेटिक फाइबर नहीं आ रहा था हमको, पता नहीं, तुक्का, मतलब इससे तुक्का थोड़ी मारना चाहिए। हाई रेजिस्टेंट सिंथेटिक फाइबर है, क्या है, केवलर इज द हाई रेजिस्टेंस सिंथेटिक फाइबर, और इसका बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में होता है। अब हम लोग देख लेंगे ट्वीड क्या है। ट्वीड है जीन्स जैकेट और कुछ नहीं, जीन्स जैकेट बनता है, एक तरह का नॉर्मल फाइबर है, जीन्स जैकेट बनता है। और टेरलिन क्या है, ये क्या है, मेनली प्लास्टिक बॉटल में यूज होता है टेरलिन, भाई पता नहीं, पढ़े भी होंगे, भूल गए थे शायद। तो ये प्लास्टिक बॉटल बनाने में यूज होता है मेनली। और पॉलिस्टर इसी को बोलता है, पॉलिस्टर इसी को बोलता है। लास्ट ऑप्शन इज नाइलॉन। नाइलॉन क्या है, तो ये सिंथेटिक पॉलीमर है, पता ही होगा आपको। तो नाइलॉन इज सिंथेटिक पॉलीमर, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 98। देख लो हिंदी मीडियम भाई ऐसा क्वेश्चन में क्या ही समझा है, इसका सिंपल आंसर विल बी द केबलर, ओके। 98 अगेन फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे, देख लो। एच एम एक्स पूर्ण रूप से क्या है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव है, हाई डेंसिटी मोनोएक्टिव जेनॉन है, हाई डेज मोनोजाइट जेनो करेंसी है, हर मैजेस्टिस एक्सप्लोजिव है, क्या है बताओ। तो क्या है ये, व्हाट फुल फॉर्म है HMX, ये हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव है, एक पावरफुल एक्सप्लोजिव है, ठीक है। जैसे TNT हो गया ना, RDX हो गया ना, उसी टाइप का है ये फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो वो इसमें बहुत सिंपल था, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा तो हमने इस क्वेश्चन को टच ही नहीं किया, मैंने छोड़ दिया इसको, शायद छोड़ ही दिया होगा, याद नहीं था यार, पता नहीं, मैं शायद छोड़ ही दिया होगा। तो इसका हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव है इसको, ठीक है। जैसे ये किस चीज़ से बना होता है, नाइट्रो एमाइन से बना होता है। हाई एक्सप्लोजिव मेल्टिंग जो है नाइट्रो एमाइन से, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, नाइट्रो एमाइन से बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे रिलेटेड टू RDX से रिलेटेड है, ठीक
ठीक है, RDX से रिलेटेड है, जैसे TNT भी हो गया, ये सबसे रिलेटेड है, ठीक है। हाई एक्सप्लोजिव, तो वो थोड़ा सा कॉमन सेंस जैसे इसमें लग सकता था, क्योंकि और कोई ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा यार यहाँ पर। देखो HMX, तो हाई मेल्टिंग एक ही लग रहा है, हाई डेंसिटी तो डी भी होता ना यार, डी नहीं है इसमें, ठीक है, डी नहीं है इसमें। फिर थर्ड में देखो हाई मोनेटाइड जेनो करेंसी, तो इसमें जे नहीं है, अच्छा एक्स है, हाँ एक्स है ना, सी नहीं है, फिर जेनो होता तो एक सी भी, HMX सी होना चाहिए था। हर मैजेस्टिक एक्सप्लोसिव, मतलब ये तो गंदा ही कर दिया एकदम। और एक चीज़ देखो ना, दो एग्जाम, दो क्यों होगा, दो क्यों होगा यार, दो दो ऑप्शन क्यों होगा, एक ही तो फुल फॉर्म पूछा जा रहा तो एक ही होगा। CRS वाला में भी तो देखा था, लेकिन उसमें तो वैसा ही स्टेटमेंट था, लेकिन एक ही होगा ना फुल फॉर्म। तो 98 देखने के लिए यही मिलता है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। अच्छा, ये करंट का क्वेश्चन था कि टेस्ला ने एक ह्यूमैनॉइड रोबोट लॉन्च किया था 2022 में अक्टूबर में, और उसका ऑप्टिपस नाम था। और ये 68 BPSC में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्टिमस लॉन्च किया गया था, ह्यूमैनॉइड रोबोट, हिंदी मीडियम वाले, अक्टूबर 2022 में टेस्ला एक ह्यूमैनॉइड रोबोट लॉन्च किया था, ऑप्टिमस था, तो इसका आंसर विल बी ऑप्टिमस। ओके, नाउ देख लेते हैं एक बार 100 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज मैनहट्टन प्रोजेक्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑक्शन आर्ट ऑक्शन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की कला नीलामी में सबसे बड़ी कला नीलामी में से एक। कुछ जम नहीं रहा नहीं। द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन न्यूयॉर्क, भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा रियल एस्टेट में। द फेमस थीम पार्क, थीम पार्क मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, एक प्रसिद्ध थीम पार्क है। क्यों पूछेगा एग्जामिनर, क्यों पूछना चाहेगा ऐसा ऐसा चीज़ आपसे। एक ही ऑप्शन बचता है, अगर आपको पता है तो ठीक है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स। देखो हुआ क्या ना था ना, 1942 से 1946 के बीच में इस प्रोजेक्ट का शुरू ये हुआ, स्टार्ट हुआ जब वर्ल्ड वॉर WW2 चल रहा था तब। टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन, टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन, प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन प्रोड्यूस करने के लिए ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट US में मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। न्यूक्लियर वेपन प्रोड्यूस करने के लिए वर्ल्ड वार 2 के टाइम में, जो US में है, यही इम्पोर्टेंट है इसमें, और कुछ नहीं है। हम लोग और 2 वीडियोज़ लाएंगे और उसको थोड़ा सा जल्दी करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग को और भी इकोनॉमी का भी सेक्शन देखना है। और बोलोगे तो मैं 100 टू मतलब 200 इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक ला दूंगा तैयार करके, जो कि जिससे तो मैं गारंटी दूंगा कि क्वेश्चन तो आएगा पक्का है। चलो, तो ख़त्म करते हैं, इस सीरीज़ को समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।